हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए अब आज से ही आप लोग को पूरा एक्टिव हो जाना है एग्जाम के लिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन जो आपका एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ये जो सब्जेक्ट है, इसके जगह पर पहले हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग चलता था। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक ही सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में हम आपको कुछ और टिप्स भी देंगे जिस जो कि आपको ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें जो नए ऑब्जेक्टिव और कुछ आने की जो संभावना है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आप कहाँ से तैयारी करेंगे, हम आपके लिए क्या क्या उसमें प्रोग्रामिंग किए, क्या आपके लिए कुछ व्यवस्था की है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सुनते जाना है आपको। ऑब्जेक्टिव एक बार में आपको याद हो जाएगा। ये लेक्चर के बाद जो आपको एक एडिशनल पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, उतना अगर आप कर लेते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव में से 17 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका सही होना ही होना है। बहुत ही कम यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। यही सारे लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें भी मिलेंगे, लेकिन उसमें जो है वो आपको एडिशनल और 40-50 ऑब्जेक्टिव और आपको मिलेंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव का जो आपको एक हम प्रोवाइड करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो पीडीएफ से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है और इस वीडियो के अलावा कुछ भी ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सेटर है उनको उतना दिमाग को खुद लगाते ही नहीं है, वो अपने मन से कोई क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चन को वो आपसे पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का ज्यादा चांसेस है कि जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। और कुछ अगर नया ऑब्जेक्टिव भी होंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप उसको बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपने सेशन की ओर। और सब सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग आते हैं। कहता है इन ओवरहेड लाइन वी जनरली यूज। ओवरहेड लाइन में हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली, कौन सा, इसमें कह रहा ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखें, इसमें कह रहा है कि कौन सा कंडक्टर का हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपको सारा दिख रहा होगा, अब देखिए आपको सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, हमारा है कॉपर कंडक्टर, फिर हमारा है एल्यूमिनियम कंडक्टर, फिर हमारा है एसीएसआर कंडक्टर और फिर हमारा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ओवरहेड लाइन में आप लोग जनरली देखते भी हैं आपके घरों के आसपास या फिर कोई भी टावर, ट्रांसमिशन टावर होता है, वहां पर जो आप कंडक्टर देखते हैं, वो कंडक्टर हमारा क्या होता है, तो वो हमारा एसीएसआर कंडक्टर होता है, जिसका की फुल फॉर्म हमारा होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछे। तो पहला का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है डीसी मोटर प्रोड्यूस। डीसी मोटर क्या प्रोड्यूस करता है, तो जैसा ही मोटर है, डीसी मोटर रहे, एसी मोटर रहे, कोई भी मोटर रहे, मोटर का काम क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई में देते हैं और वो आउटपुट में प्रोड्यूस करके हमको क्या देता है, मैकेनिकल पावर। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, चाहे वो डीसी रहे चाहे वो एसी रहे, अगर मोटर है तो वो मैकेनिकल पावर को जनरेट करेगा, मैकेनिकल पावर को आपको देगा। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनरेटर का, अब उस केस में क्या होगा, तो जनरेटर के केस में हम लोग मैकेनिकल पावर इनपुट में देंगे और वो इलेक्ट्रिकल में हमारा कन्वर्ट करके दे देगा। तो जनरेटर हमारा डीसी हो चाहे एसी हो, दोनों में हमारा जो है वो आपको जो मिलेगा आउटपुट, जनरेटर में हमारा इलेक्ट्रिकल मिलेगा और मोटर में हमारा मैकेनिकल मिलेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल करंट, ये सब का कोई मतलब नहीं है, मेनली हमको क्या मिलेगा, डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर मिलेगा। ठीक है, कहता है इन द डायमीटर ऑफ ए वायर, इफ द होगा, यहाँ इन नहीं होगा, इफ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज हाफ, अगर डायमीटर जो हमारा वायर का है वो हाफ कर दे, इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी विल बी, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या पढ़े हैं, आर इक्वल टू हमारा होता है रो एल अपॉन में ए, ये पढ़े हैं। एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को अगर और हम स्टैंडर्डाइज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में पाई आर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी अपॉन में टू, तो डी अपॉन में टू का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर अपॉन में फोर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो उसका डायमीटर है वायर का, वो डायमीटर को हमको हाफ कर देना है, मतलब इस डी के वैल्यू को हमको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। यहाँ पर देखिए रो एल अपॉन में पाई वन, ये जो फोर है इसको पाई अपॉन फोर इधर रहने देते हैं, डी को हम डी के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, डी बाई टू, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। मतलब क्या यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया रो एल अपॉन में पाई अपॉन में फोर, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पाई अपॉन में फोर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में फोर।
तो यहाँ पर आपको एडिशनल एडिशन आपको क्या दिख रहा है, तो आपको एडिशन में दिख रहा होगा कि 1/4 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है। ये जो टर्म है इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके क्या आया, जैसे हम लोग डायमीटर के वैल्यू को चेंज किए तो हमारा इसमें एडिशनल क्या आया, 1/4 आया। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन, बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछेगा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, आप उसको बना लीजिएगा। कहता है चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग, इंटरनल वायरिंग का जो सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ता सिस्टम होता है वो कौन सा होता है। तो आपको भी पता है सबसे सस्ता सिस्टम हमारा कौन सा होता है, तो सबसे सस्ता सिस्टम हमारा जो होता है वो क्लीट वायरिंग सिस्टम होता है, जिसमें कि हम लोग एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हम लोग जो है वो क्लीट को लगा देते हैं। जैसे ये वायर है तो वायर को हम लोग पिन से इसको कोई भी क्लीट से हम लोग इसको जो है वो चिपका देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्लीट वायरिंग होता है। तो सबसे सस्ता और सबसे टेम्पोररी वायरिंग अगर आपको पूछे तो वो हमारा क्लीट वायरिंग होता है। इसका उपयोग जनरली कहाँ होता है, ये सभी चीज आपको पढ़ा रखे हैं। तो इसका उपयोग जनरली जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ये हमारा जो है वो आर्मी कैंप, ये सब जगह आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर टेम्पोररी हमको वायरिंग का रिक्वायरमेंट होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे महंगा अगर आपको कहेगा तो कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग हमारा सबसे महंगा वायरिंग सिस्टम होता है। इसमें हम लोग दीवार के अंदर में वायरिंग करते हैं, वायर को पूरा सिस्टम को हमारा दीवार के अंदर होता है। सिर्फ हमारा एक्सटर्नल में सॉकेट होते हैं, बल्ब होल्डर होते हैं, यही सब आपको दिखते हैं, बाकी कुछ भी आपको नहीं दिखता है। वो हमारा क्या होता है, कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग, जो कि सबसे महंगा हमारा वायरिंग होता है। नेक्स्ट कहता है एज पर आईएसआई के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम लोड कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। क्या कहा, एक सब सर्किट, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। अगर आपको सब सर्किट देगा तो एक सब सर्किट में हम लोग 800 वाट लगाते हैं, कितना, 800 वाट। वहीं पर सब सर्किट के जगह पर अगर हमारा पावर सर्किट दे, क्या दे, पावर सर्किट, तो पावर सर्किट हमारा कितना होता है, तो पावर सर्किट में हमारा जो होता है वो 3000 वाट होता है। कितना होता है, 3000 वाट। तो पावर सर्किट का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम 3000 वाट होता है, और सब सर्किट का वैल्यू हमारा 800 वाट होता है। अगर नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें कितना पॉइंट हमारा इसमें होता है, तो कुल मिलाकर हमारा 10 पॉइंट इसमें होते हैं। कुल मिलाकर कितने पॉइंट होते हैं, तो हमारे 10 पॉइंट हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, एज पर आईएसआई मैक्सिमम लोड कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। एक सब सर्किट हमारा कहा, तो एक सब सर्किट में हमारा क्या होगा, 800 वाट। वहीं पर अगर हमारा पावर सर्किट का था तो हमारा कितना होता, तो वहां पर हमारा जो होता है इसका वैल्यू वो हमारा होता 3000 वाट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटनिंग। वर्कशॉप लाइटनिंग में हम लोग कौन से वायरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखे हैं। हम लोग वर्कशॉप में जनरली जो उपयोग करते हैं वो हमारा होता है कॉन्सील कंड्यूट वायरिंग। क्या होता है, कॉन्सील कंड्यूट वायरिंग। क्यों, क्योंकि वर्कशॉप में हमारा जो काम होते हैं वहां पर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग बाहर की ओर सारा वायरिंग सिस्टम रखेंगे तो वहां पर हमको दिक्कत आ सकता है, इसलिए पूरा वायरिंग सिस्टम हमारा दीवार के अंदर होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और भी ऑप्शन है कैजिंग, कैपिंग, वेटन एंड सरफेस कंड्यूट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सबसे बेहतर हमारा होता है वो कॉन्सेंट कंड्यूट वायरिंग होता है, जो दीवार के अंदर वाला वायरिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है नॉन मेटेलिक कंड्यूट इज इन इंटरनल वायरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ। कहता है जो नॉन मेटेलिक कंड्यूट होते हैं जो कि हमारा इंटरनल वायरिंग सिस्टम में उपयोग होता है, वो किस चीज का बना हुआ होता है, वो वुड का होता है, रबर का होता है, कर्क का होता है, या पीवीसी का होता है। तो आप लोग भी देखे होंगे, अगर घर में आप लोग का वायरिंग हुआ होगा, अगर अंदर वाला घर में वायरिंग होता है, दीवार के अंदर में जो वायरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एक पाइप को बिछाते हैं। वो पाइप हमारा क्या आता है, तो वो पाइप हमारा पीवीसी का पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का हमारा पाइप होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सारा कुछ ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। आप अपने आसपास में सारा कुछ आप देखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं इस सब्जेक्ट में जो कि आपको दिखता नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इस सब्जेक्ट में आपको दिख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीवीसी कंडक्ट कैन बी ज्वाइंट बाय। पीवीसी कंडक्ट को हम लोग कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं, तो हमारा कहता है वेल्डिंग के थ्रू। वेल्डिंग के थ्रू हम लोग पीवीसी कंडक्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग मतलब होता है उस पर गूना बनाना। तो देखते होंगे आप लोग, पहले जो हमारा होता था वायरिंग, उसमें उसमें गूना बना बना कर उसको हम लोग टाइट करते थे। अब अभी जो यूज होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, सीमेंट या सॉल्वेंट, हमारा कोई भी केमिकल्स होता है उसके थ्रू भी हम लोग जो है वो उसको पीवीसी कंडक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब दो पाइप को आप किसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रेडिंग, उसमें थ्रेडिंग करके उसमें गूना बनाकर उसके थ्रू हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है, केमिकल सॉल्वेंट लगा के उसके बाद हम लोग पाइप को उसमें लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो एनी ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो, और अगर क्वेश्चन नया घुमा फिरा के भी पूछे तो आप इसे बना लीजिएगा। कहता है ये फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर। फ्यूज को हम लोग उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस पर्पज से करते हैं, तो फ्यूज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं।
मेनली मोटो क्या होता है फ्यूज लगाने का, कि हमारे घर का जो वायरिंग है वो हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, बर्बाद ना हो, शॉर्ट सर्किट ना लग सके, तो उसके लिए हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेफ गार्डिंग द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। हैवी करंट के जब हमारा सर्किट में आता है तो उससे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन कहता है रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग इन सर्किट। फ्यूज लगाने से क्या हमारा सर्किट में करंट फ्लो होना कम हो जाता है, गलत बात है। फिर कहता है रिड्यूसिंग दी पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन को ये रिड्यूस कर देता है, ये भी गलत है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, सेफ गार्ड, ये हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है हैवी करंट से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज। अर्थ पोटेंशियल का वैल्यू हमारा क्या होता है? तो ऑप्शन कर रहा है इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है, या डेट ऑफ सप्लाई, जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसके बराबर होता है, या नन ऑफ दी एबव। तो जनरली अगर बात किया जाए तो अर्थ पोटेंशियल को हम लोग जीरो ही लेते हैं। जैसे आप नेटवर्क बनाते होंगे तो जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू इसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो जनरली हमारा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली हमारा जीरो नहीं होता है, वो कम से कम कुछ ना कुछ होता है जो कि 5 ओम से कम होता है, ठीक है। 5 के वैल्यू के रेंज में हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अर्थ रेजिस्टेंस। लेकिन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, ठीक है। अर्थ पोटेंशियल हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, 10 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी प्रीफर्ड फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए कौन सा साइट हमारा बेहतर होता है? पहला कह रहा है क्ले सॉइल, फिर हमारा कह रहा है ड्राई और रॉकी सॉइल, फिर हमारा कह रहा है वेट मैसी ग्राउंड, फिर हमारा कह रहा है डैम्ड एंड वेट स्टैंड पिट। ये आपको याद करना पड़ेगा। अर्थिंग के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो हमारा होता है वेट मैसी ग्राउंड। क्यों? क्योंकि अर्थिंग के लिए हमको वहां पर मॉइस्चर होना जरूरी है। और वेट मतलब भीगा, मैसी मतलब होता है दलदला, दलदल नुमा जो होता है वो मिट्टी, वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर पानी का कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहेगा लंबे समय तक। तो अगर हम वहां पर अर्थिंग करेंगे तो हमारा जो है वो अर्थिंग प्रॉपर हो पाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है अर्थ इलेक्ट्रोड कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ। अर्थ इलेक्ट्रोड किसके फॉर्म में आपको देखने को मिलता है? तो अर्थिंग जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको वहां पर बताए थे, प्लेट अर्थिंग आपको बताए थे, रॉड अर्थिंग बताए थे, स्ट्रिप और वायर। हमारा जनरली क्या करते हैं, डायरेक्टली वायर को भी हम लोग जमीन में डाल देते हैं, उसके थ्रू स्ट्रिप के थ्रू हम लोग डाल देते हैं, पतला स्ट्रिप हम लोग बना लेते हैं, उसको जमीन के अंदर डाल के अर्थिंग करते हैं, रॉड के थ्रू करते हैं, प्लेट के थ्रू करते हैं। तो इनमें से कोई भी हम लोग उपयोग करते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज प्रीफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड टू हैविंग इफेक्टिव अर्थिंग। कहता है कि कौन सा ऐसा मिक्सचर को हम लोग प्रीफर करते हैं डालने के लिए, फिल करने के लिए। जो हम लोग अर्थिंग करते थे तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड डालने के बाद उसके चारों तरफ कौन से मिक्सचर को हम लोग डालते थे? तो मिक्सचर हमारा क्या होता था, कोल साल्ट मिक्सचर होता था, लाइम साल्ट मिक्सचर होता था, या सॉडस्ट सैंड मिक्सचर होता था, ये एनी ऑफ दी अबव। तो हम लोग जो वहां पर यूज करते थे वो कोल और साल्ट का मिक्सचर करते थे। अगर आपको अर्थिंग याद होगा जो हम पढ़ाए हैं तो आपको ये बात सब क्लियर हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग उपयोग करते हैं अभी जो क्या कहता है, विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ अ डे इन बिल्डिंग। कहता है कि इसमें से कौन सा सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स होते हैं उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है, लूपिंग सिस्टम है और ट्री सिस्टम है। इसमें आपको लूपिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। तो बिल्डिंग में जनरली जो हम लोग उपयोग करते हैं वो लूपिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। लूपिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे कि लूपिंग सिस्टम क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जो भी जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, इन सभी हम लोग क्या करते हैं, फेज को लाते हैं। फेज को लाने के बाद सबके स्विच में फेज को डालते हैं, और हर एक इक्विपमेंट के लिए हम लोग पर्सनल पर्सनल फेज वायर को ले जाते हैं। हम लूपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। और उसमें फिर हमारा क्या आता है, हमारा न्यूट्रल आता है। न्यूट्रल कोई एक सर्किट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहां पर से न्यूट्रल को हम लोग धीरे धीरे करके सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ गए? तो ये हमारा होता है लूपिंग सिस्टम। लूपिंग सिस्टम आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है कौन विच बेसिस इज द नंबर ऑफ सर्किट सब सर्किट डिटरमाइंड इन हाउस वायरिंग इंस्टॉलेशन। कहता है कि किस बेसिस पर, किस आधार पर हम लोग नंबर ऑफ सर्किट या नंबर ऑफ सब सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना आपको सब सर्किट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा हाउस वायरिंग इंस्टॉलेशन में। वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉइंट, कि कितना पॉइंट है। आपको पता है कि एक हमारा जो सब सर्किट, एक जो हमारा हमारा सब सर्किट होता है उसमें हमारा मेनली 10 पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग पॉइंट के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि आपके घर में अगर 20 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो कितना सब सर्किट का आपको रिक्वायरमेंट होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोड कितना कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब सर्किट का लोड हमें पता है कि 800 वाट ही होता है।
पावर सर्किट का लोड हमारा 3000 वाट होता है, तो हम अपने लोड के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वो सब सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना नंबर ऑफ सब सर्किट का आपका रिक्वायरमेंट होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एंड टोटल लोड कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहता है स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर, स्विच का काम क्या होता है? तो स्विच का काम होता है मेक करना इलेक्ट्रिकल सर्किट को और ब्रेक करना इलेक्ट्रिकल सर्किट को। मतलब स्विच को ऑन करते हैं तो मेक, ऑफ करते हैं तो ब्रेक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट बोथ। ठीक है, कहता है इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, कंडक्टर और अर्थ, बिटवीन अर्थ एंड बिटवीन कंडक्टर क्या होता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कंडक्टर के बीच में, अर्थ के बीच में और अर्थ और कंडक्टर के बीच में जनरली जो होना चाहिए वो उसके परमिसेबल वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? परमिसेबल वैल्यू से जनरली उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन परमिसेबल वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, कहता पोलैरिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू इंश्योर दैट ऑल स्विच आर प्लेस्ड। पोलैरिटी टेस्ट का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो पोलैरिटी टेस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हमारा जितने भी स्विच है वो फेज में है कि नहीं। फेज के लिए ही हम लोग जो है वो पोलैरिटी टेस्ट का उपयोग करते हैं कि हमारा पॉजिटिव फेज, जैसे हम जाते हैं अगर टेस्टर या किसी भी चीज से अगर हम लोग बात करें, अगर हम फेज को देखते हैं तो हम लोग जैसे घर में आप लोग देखते होंगे जब कुछ जोड़ते हैं हम लोग टेस्टर लाते हैं बोर्ड में घुसा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि केरा बोलवा बढ़ रहा है, जितना बोलवा बढ़ता है वो हमारा फेज हो जाता है, जितना नहीं बढ़ता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसलिए हम लोग उससे पता करते हैं टेस्टर से। तो पोलैरिटी हमारा पता किससे चलता है? टेस्टर से हम लोग लगा के पता कर लेते हैं। तो पोलैरिटी से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो स्विच है वो फेज में कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है द सिंबल, सिंबल जो आपको दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल आपको याद होगा, अभी तक हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे थे यूनिट 4 में, वहां पर ये सिंबल का हम लोग उपयोग किए थे। जब हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे थे तो वहां पर इस सिंबल का उपयोग किए थे और ऑलरेडी आप लोग को सिंबल पढ़ाए। सिंबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिंबल से दो ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंबल आप लोग ध्यान से बस एक बार देखना है, सिंबल तो समझने की चीज है, रटने की चीज तो है नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो ये हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हम लोग 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट होता है तो कुछ नहीं उसमें करते हैं, एक पहिया यहाँ पर गया हुआ है तो दो हम लोग कप को लगा देते हैं, ये हमारा आ जाता है 15 एम्पियर का सॉकेट। ये हमारा कितना है? 15 एम्पियर का सॉकेट। और ये जो हमारा है वो कितना है? 5 एम्पियर का सॉकेट। तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता है नंबर नो सॉकेट आउटलेट इज टू बी प्रोवाइडेड इन बाथरूम एट द हाइट लेस देन, कहता है कि कोई भी सॉकेट आउटलेट को हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं बाथरूम में, कितना हाइट तक, कितना हाइट के ऊपर ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके नीचे हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है 30 मीटर, दूसरा हमारा ऑप्शन है 1 मीटर, तीसरा हमारा ऑप्शन है 2 मीटर और चौथा हमारा मीटर है ऑप्शन है 1.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होता है 2 मीटर। 2 मीटर से हम लोग जो है वो ऊपर ही मतलब जो सॉकेट आउटलेट है उसको लगाते हैं। क्यों अगर इसका ऊपर लगाते हैं? इसका भी रीजन है क्योंकि बाथरूम में हमारा क्या है कि पानी का कनेक्टिविटी ज्यादा होता है। अगर 2 मीटर से कम रहेंगे, अब पता चला हम नहा रहे हैं, जग से पानी माथा पर मारे और पानी जाके सॉकेट में चल गया, तो शॉर्ट सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए उसका डिस्टेंस हम लोग 2 मीटर से ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये हमारा एक साल का पूरा 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट साल 2019 का ये क्वेश्चन है। कहता है कि डीसी मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? मशीन में आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, कोई पता नहीं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, और अभी था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, और हमारा है लेंज रूल। देखिए लास्ट वाला अगर ऑप्शन आपको नहीं दिखे तो आप हम बोल देते हैं, डिक्टेट कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसका पीडीएफ देखिए अगर मिल पाता है तो मिल पाएगा पीडीएफ, नहीं तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट टाइपर है, जो कंटेंट टाइप करता है मेरा, उसका भी एग्जाम है, बिहार पुलिस का तैयारी करता है, तो उसमें वो लगा हुआ है। बोला सर अभी ये महीना हम लोग का एग्जाम है तो काम थोड़ा हम नहीं कर पाएंगे, तो हमसे उतना काम तो हो नहीं पाएगा। तो पीडीएफ पूडीएफ बनाने का काम जो है अभी थोड़ा डिले चलेगा। पीडीएफ पूडीएफ बहुत ही कम चांस है कि हम खुद से बनाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास भी आपका करवाना है तो वो सारा कुछ को अरेंज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए और हमारे जो दिक्कतें हैं उसको समझिए कि हम मतलब पीडीएफ जो वो अगर उसका एग्जाम 20 के बाद खत्म हो जाएगा तो 20 के बाद हो सकता है कि आप लोग को कुछ ना कुछ पीडीएफ ये सब मिले, एग्जाम के दौरान कुछ ना कुछ आपको मिले। लेकिन अभी चांस कम है पीडीएफ मिलने का, कोशिश अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑप्शन पहला हमारा क्या था? पहला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कहता है लाइटनिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ अंडर प्रोटेक्शन एट सब स्टेशन। लाइटनिंग अरेस्टर
हमारा जो होता है वो हमारा कैसे कनेक्टेड होता है, तो हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है उसके पैरेलली कनेक्टेड होता है। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। लाइटिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ, लाइन और अर्थ के बीच में जो लगाते हैं लाइटिंग अरेस्टर, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा इक्विपमेंट के पैरेलली कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है द वैल्यू ऑफ लो वोल्टेज डज नॉट एक्सीड अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहता है जो वोल्टेज हमारा होता है, लो वोल्टेज में तो जो हमारे घरों का वोल्टेज सप्लाई होता है उसका वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, कितना से, तो 250 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 250 वोल्ट के नीचे हो, 230 हो, 240 हो, 220 हो, हमारा काम हो जाता है, लेकिन 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और फॉल्ट के कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है। सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल क्या होता है, ये हमारा सिंबल किसका है, नॉर्मल फैन का सिंबल है। ये हमारा सिंबल किसका है, तो यही हमारा सिंबल है एग्जॉस्ट फैन का। आपको ऑलरेडी हम करा रखे हैं एग्जॉस्ट फैन का, ये हमारा सिंबल है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन। अच्छा, कैसे इसको पहचानेंगे, तो ये सिंबल हमारा फैन का है, और एग्जॉस्ट फैन आपको कैसे याद रहेगा, सिंबल को भी याद करने का तरीका है, लॉजिक लगाइएगा याद हो जाएगा। एग्जॉस्ट फैन खिड़की में लगल रहता है, तो खिड़की में आप लोग देखते हैं कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, गोल रहता है, उसका फ्रेम कैसा रहता है, गोल रहता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये तो हमारा सिंबल हो गया। अब क्योंकि एग्जॉस्ट फैन का है, तो एग्जॉस्ट फैन हमारा खिड़की में लगल रहता है, तो गोल रहता है, तो गोल का एगो मार दीजिए, एग्जॉस्ट फैन हो गया, कहानी खत्म। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है। ये हमारा बालमोंट फाइन का है। तो ओवरऑल सारा सिंबल आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर वही सिंबल दिया है, तो सिंबल ये रिप्रेजेंट किसके लिए कर रहा है, तो ये हमारा 5 एम्पियर का सॉकेट है, बस उलट के दे दिया है, कुछ नहीं। हम लोग ऐसे भी देखे थे, यही कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, दोनों बतिया तो एक ही, उलट दिया है खाली। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली एज, रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वायर का, वो किसके इनवर्सली होता है, तो आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन पूछता है। आर इजकल टू रो एल अपॉन में ए, तो रेजिस्टेंस किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया का, तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सी, हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, हाईली स्किल्ड लेबर कहाँ आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो हमारा कंड्यूट, केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग में, टीआरएस वायरिंग में, कंड्यूट वायरिंग में, कैजिंग एंड कैपिंग वायरिंग में। तो ये जो हमारा होता है वो कंड्यूट वायरिंग में तो हमारा होता ही है, और कैजिंग कैपिंग में भी हम आपको जो है यहाँ पर लास्ट में आपका ऑप्शन है, देखिए लास्ट का ऑप्शन है बोथ कंड्यूट एंड कैजिंग कैपिंग वायरिंग, तो यही हमारा होगा, दोनों में कंड्यूट और कैजिंग कैपिंग दोनों में हमको हाईली स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। इसका आपको एक टेबल भी हम प्रोवाइड किए थे कि किसमें कैसा वर्कर का रिक्वायरमेंट होता है, कौन कितना कॉस्टली होता है, वो सब का एक टेबल आपको प्रोवाइड किए थे। तो अगर देखिए जो आपको हम पढ़ा दिए, जितना भी आपको लेक्चर हम प्रोवाइड किए बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में, वो लेक्चर आपके लिए एनफ है। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ढंग से पढ़ ले रहिएगा, कहीं पर नहीं छूटेगा, सब बना दीजिएगा। बस ध्यान से जितना लेक्चर दिए हैं उतना आप करके जाइए, कोई दिक्कत एग्जाम में आपको नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं आपको लेना है कि एग्जाम में की पूछेगा, पहला पैटर्न में पूछेगा कि नया पैटर्न में पूछेगा, कुछ पूछेगा आप बना दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कहता है पीवीसी कंड्यूट कैन बी बरीड इन, पीवीसी कंड्यूट को हम लोग कैसे, पीवीसी कंड्यूट जो हमारा होता है वो कैसे हम लोग लगाते हैं पीवीसी कंड्यूट को, तो देखिए पीवीसी कंड्यूट को हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो लगा के ऊपर से प्लास्टर कर दीजिए, लगा के आप लाइन उस पर लगा दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस मार दीजिए, कॉन्क्रीट से उसको भर दीजिए, तो किसी भी तरीके से आप उसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टर से भरिए, लाइन से भरिए, कॉन्क्रीट से भरिए, जैसे मन करे इन तीनों में से कोनो मेथड से भर दीजिए। रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, फ्यूज आप जब भी लाने जाते हैं तो आपको कहता है 2 एम्पीयर के चाहिए, 4 एम्पीयर के चाहिए, 10 एम्पीयर के चाहिए, तो एम्पीयर में हमारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। द इंसुलेशन ऑफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, इंसुलेशन हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, करंट लीकेज, शॉक, करंट लीकेज के लिए, शॉक के लिए, या दोनों के लिए, तो करंट लीकेज के लिए भी हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि लीकेज करंट हमारा ना हो सके, लीकेज करंट नहीं हो सकता है तो शॉक भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर में, हम लोग जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उससे लीकेज करंट नहीं फ्लो हो सके, लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा तो शॉक भी हमारा नहीं लगेगा, अगर फ्लो होगा तो दोनों चीज हमारा हो जाएगा। तो लीकेज करंट और शॉक दोनों से प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कहता है रेजिस्टेंस शुड बी, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, तो जितना मिनिमम हमारा हो सके, जितना कम से कम हमारा रेजिस्टेंस हो उतना बेहतर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रीफर्ड फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए कौन नहीं प्रयोग किया जाए, बहुत ही कम चांस है उसको प्रयोग करने का, उस तरीके का सॉइल का हम लोग उपयोग करते हैं अर्थिंग के लिए। क्ले सॉइल का तो हम लोग करते हैं, अर्थ मिक्स विद साल्ट एंड चारकोल रहेगा तो मोस्ट वेलकम, एकदम शानदार अर्थिंग यहाँ पर होगा।
ड्राई और रॉकी रहेगा तो अर्थिंग होगा। कह रहा है कि हम रोड़ा पत्थर भर दे में और सूखल रहे तो अर्थिंग लगेगा, काम करेगा? नहीं करेगा। ऑप्शन बी हमारा हो गया इसका राइट आंसर। कहता है द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड विद अ डिस्टेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मीटर फ्रॉम बिल्डिंग। कहता है जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसका बिल्डिंग से, बिल्डिंग का जो दीवार है उससे कितना मीटर की दूरी पर हम उसको लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है 4 मीटर, दूसरा हमारा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा हमारा ऑप्शन है 1.5 मीटर, चौथा हमारा ऑप्शन है 5 मीटर। तो हम लोग जो है वो 1.5 मीटर पर लगाते हैं। तो ये सब चीज याद करने वाला, ये सब समझे वाला नहीं, डायरेक्ट रट्टे वाला है, रट लीजिएगा। द सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग अ लेड एसिड बैटरी। क्या क्वेश्चन दिया है? बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा सप्लाई आपको चाहिए? एसी दीजिएगा कि डीसी दीजिएगा? तो बैटरी या तो डीसीएस से चार्ज होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद अर्थ इलेक्ट्रोड टू एनी पॉइंट इज नॉट मोर देन। कहता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हमारा होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद अर्थ इलेक्ट्रोड और पॉइंट ऑफ कनेक्शन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ओम से ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं एक ही तरीके का क्वेश्चन दो तीन बार घुमा घुमा पूछा है। एक बार कहा कि कितना रेंज में होना चाहिए, एक बार कहा कि हमारा मतलब रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो अर्थ में वो क्या होना चाहिए, तो एज मिनिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना रखिए। एक बार ऑप्शन में दिया कि क्या होना चाहिए था, वहां पर हम जीरो भी मारे। मतलब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मारना है, लेकिन 5 से हमारा कम होना चाहिए। जितना कम हो उतना बेहतर। पोटेंशियल की बात करेगा, अर्थ पोटेंशियल, तो वो हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू आईई रेगुलेशन द इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस ऑफ नो केस शुड बी लेस दैन। कहता है कि आईई रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना से कम नहीं होना चाहिए। ये एक रेंज आपको दिया हुआ है, उस रेंज से आपका कम नहीं होना चाहिए। तो कौन सा रेंज से आपका कम नहीं होना चाहिए? 5 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, 100 मेगा ओम या 0.5 मेगा ओम। तो हमारा जो है वो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। शुड बी नॉट, नो के शुड बी लेस देन 5 मेगा ओम से कम होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, देखिए ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल लैम्प unless otherwise required are to be hanged at a height of meter above the floor level। फ्लोर लेवल से किस हाइट पर हम लोग जनरली लैंप को इंस्टॉल करते हैं? तो लैंप जो हमारा इंस्टॉल होता है वो फ्लोर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जनरली हमारा होता है। अगर हमारा वाल का दीवार ऊंचाई जो दीवार का है वो अगर हमारा 4 मीटर हो तो, क्योंकि आपको बताए थे 4 मीटर रहता है या 3.5 मीटर रहता है, तो उस केस में हम लोग 0.5, जनरली हम लोग 0.5 मीटर नीचे से ही हम लोग जो है वो पूरा वायरिंग का काम को रोटेट कराते हैं। जितना भी वायर कंड्यूट बिछाना होता है सब कुछ हम लोग 0.5 नीचे ही करते हैं। ये हमारा एक बेहतर माना जाता है, एक अच्छा कंसिडरेशन हमारा होता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे तो याद ही रखिएगा आपका 3.5 हमारा मीटर पर फ्लोर लेवल से हमारा होगा। ठीक है। नो फ्यूज और स्विच टू बी प्रोवाइडेड इन। कहता है कि कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसमें कि हम लोग फ्यूज और स्विच दोनों में से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते? भैया फ्यूज और स्विच दोनों हम प्रोवाइड करते हैं फेज में। ध्यान रखिएगा, फ्यूज और स्विच जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो किस में करते हैं? फेज में करते हैं। तो बाकी फेज के अलावा कन्हू हम नहीं लगाते हैं। तो हमारा नहीं न्यूट्रल में होता है नहीं अर्थ में होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। कहता है वेन अ मोटर इज स्टार्टेड इन ड्रॉ करेंट। जब मोटर हमारा स्टार्ट होता है तो वो करंट को खींचता है। आपको भी पता है, बहुत अच्छा तरीके से मशीन में आपको पढ़ाए थे। जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय में वो ज्यादा करंट को ड्रॉ करता है। तो मोर देन फुल लोड करंट इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? मोर देन फुल लोड करंट। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस पूरे सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड इज यूजुअली कनेक्टेड इन पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट में हम लोग जो है वो लोड कितना रखते हैं? तो पावर सब सर्किट का हमारा 3000 वाट। लाइट का कहेगा तब उसमें हमारा जो होता है वो हमारा 800 वाट होता है, लाइट और फैन सब सर्किट। ठीक है। तो ये था हमारा कुल मिला के 2 साल के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से कम 10 को 12 का क्वेश्चन डिक्टो रिपीट करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, डाटा टाटा कुछ नहीं चेंज करेगा, टोटल दम डिक्टो छाप देगा आपका एग्जाम में। कम से कम 12 क्वेश्चन, 10 से 12 आराम से छापेगा। बाकी अब कहिएगा सर 12 को तो व्यवस्था हो गया, बाकी का व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो बाकी का व्यवस्था के लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ऐप पर ये पीडीएफ फ्री मिलेगा।
ऐप पर आपको 6 ऐप डाउनलोड करके अपना नंबर से लॉगिन कर लेना है। 6 सेमेस्टर करके एक लक्ष्य बैच है, 6 सेमेस्टर न्यू सिलेबस, उसमें जाना है। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन वाला फाइल में जाना है और वहां पर आपको एक पीडीएफ लिख देंगे, पीडीएफ नाम से लिख के डाल देंगे, हमारा जो है वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन एमसीक्यू, वो आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, ठीक है। अगर वहां पर भी आप नहीं पहुंच पाए या कोई दिक्कत आपको होगा तो इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप, क्रेजी पॉलिटेक्निक ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च करिएगा, ऊपरे में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओकरे में हमें कर पीडीएफ को भेज देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब बाकी बात आपको आ रहा होगा कि सर बाकी सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कब दीजिएगा। तो देखिए भैया, ऑब्जेक्टिव हमारा यूटिलाइजेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर डाला हुआ है, जितना प्रीवियस ईयर अभी तक जितना एग्जाम हुआ है टोटल डाला हुआ है, क्योंकि यूटिलाइजेशन का सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं है। ये क्वेश्चन वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं, वही क्वेश्चन आपको पूछेगा, कुछ भी नया उसमें नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एक सब्जेक्ट का तो व्यवस्था हो गया, एक बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, हमारा यूटिलाइजेशन का व्यवस्था हो गया। बाकी बच्चा सब्जेक्ट आपका नेटवर्क है, तो नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव हम बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, नेटवर्क हमारा हो जाएगा। फिर हमारा एक बचा हुआ है स्टार्टअप, स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव हम बनवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव उसका भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट से भी हो सकता है कि आपको पूछे, तो हम लोग जो है वो उसका हम लोग जो कुछ ऑब्जेक्टिव को आपको प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पर डाला हुआ है मेरे चैनल पर, तो वहां पर से आप ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, लेकिन वहां से ज्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन पूछने का, 2-3 क्वेश्चन अगर उठाया तो बहुत उठाया, ज्यादा तो वहां से नहीं उठाया। बाकी का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी आपको हम बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, बाकी हमारा एक सब्जेक्ट और बचा, एक सब्जेक्ट हमारा और क्या बचा है, तो आपका एक सब्जेक्ट और क्या बच गया, यूटिलाइजेशन हो गया, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा हो गया, नेटवर्क हमारा हो गया और स्टार्टअप हो गया। तो चारों सब्जेक्ट तो हो गया, 4 सब्जेक्ट का हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसका रिवीजन क्लास की अगर बात करते हैं मैराथन का, तो मैराथन भी बहुत ही जल्दी प्रोवाइड आपको होगा। फोर्थ सेमेस्टर वाले विद्यार्थी अब इतना दूर तक तो वीडियो नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर फिर भी देख लिए हैं गलती से, तो आपको बता दें कि आप लोग के लिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर पहले वाला ही ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, जितना ऑब्जेक्टिव दिए हैं एनफ है। अगर हमको और रिक्वायरमेंट होगा तो एक आध लेक्चर हम हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का आपको प्रोवाइड कर देंगे। रिवीजन क्लास भी उसमें अपलोडेड है, तो वहां से आप रिवीजन क्लास को भी देख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा हम आप लोग को रिवीजन करवा देंगे। मेरा वाईफाई में थोड़ा इशू चल रहा है, हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि हम जो रह रहे हैं वो कॉलेज के बगल में रह रहे हैं, तो इंटरनेट का कोई खास सुविधा है नहीं, ब्लॉक से इंटरनेट को घिंच घाच के लाए हैं कैसे, और वहाँ पर लाए भी हैं तो काम अभी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आज से कल तक में बोला है सही कर देने के लिए, अगर सही कर देता है तो आप लोग को जल्द ही हम लाइव क्लास को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि कब आपका लाइव क्लास होगा। तो ध्यान से और अच्छा से जितना लेक्चर हम आपको दिए हैं सब लेक्चर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में एकदम रिलैक्स होकर आपको जाना है, बहुत ही मजेदार तरीके से आप एग्जाम दीजिएगा, आपका तैयारी बेहतर है, रिविजन करा देंगे मैराथन में तो और आपका बेहतर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।